सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने नया मैथमेटिकल कंसेप्ट स्टार्ट किया था और थोड़ा सा रिकैप याद दिला दूं आपको मैं। हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ स्लोप एज वेल एज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। जस्ट स्टार्ट किया था, मैक्सिमा मिनिमा तो हो नहीं पाया था। स्लोप की जस्ट हम लोगों ने बेसिक जो मीनिंग था वो डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप डिफाइन करते हैं। सो प्रोबेबली आप लोगों को याद होगा, स्लोप डिफाइन होता है tan थीटा से, where theta is the angle made by the given line with positive x direction in anti-clockwise order। फिर इसके बाद वो केसेस जब स्लोप पॉजिटिव होता था, आपको याद आ रहा है ये चारों डायग्राम में स्लोप पॉजिटिव था, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। जीरो स्लोप याद है? जीरो स्लोप ये होता है, दिस इज जीरो स्लोप। बाकी ये पॉजिटिव स्लोप है, और इसके बाद अगर फर्दर और टिल्ट कर देंगे तो स्लोप विल बिकम नेगेटिव। अब ये स्लोप नेगेटिव हो गया है। फिर हमने ये भी बताया था पॉजिटिव स्लोप में कौन सा कम पॉजिटिव है, कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव है। तो M4 ज़्यादा पॉजिटिव स्लोप होगा एज कम्पेयर टू M3, और ये हम लोग फील भी कर सकते हैं। ये इंट्यूटिवली हमें फील होता है कि हाँ, M4 का स्लोप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू M3। फिर इसके बाद स्लोप ऑफ अ कॉर्ड, आपको याद आ रहा होगा, कॉर्ड का स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमने कॉर्ड ड्रॉ करी है ये रेड कलर में कर्व है और इस पे ब्लैक कलर में हमने कॉर्ड ड्रॉ करी थी, तो जिन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड ड्रॉ करी, दैट इज बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने कॉर्ड ड्रॉ करी है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ कॉर्ड। और उसी तरह से अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो मैं उन दोनों पॉइंट्स को बहुत क्लोज ले आऊंगा, और वो कॉर्ड जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। और अगर वो कॉर्ड टेंजेंट में कन्वर्ट होगी तो दोनों पॉइंट्स क्लोज आ जाएंगे, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विल गेट कन्वर्टेड इनटू dy बाई dx। हमने देखा था dy बाई dx का बेसिक मीनिंग क्या होता है, वो हमें किसी पॉइंट पर, ग्राफ में अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो स्टोरी थी स्लोप की वो एंड करी थी। आपको याद है कर्व बनाया था हमने, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट, अलग अलग टेंजेंट का अलग अलग स्लोप, राइट। चलिए काम करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कुछ एक दो केसेस, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। आपको थोड़ा सा और इसमें अच्छा आइडिया लगेगा कि ये टेंजेंट का स्लोप निकलता कैसे है। और क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ, आपको सिर्फ देखना है इसमें। क्वेश्चन का पार्ट ए पॉइंट 1,1, क्वेश्चन का पार्ट बी 2,4, क्वेश्चन का पार्ट सी 4,16। अभी देखो, इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन समझें, पहले हम देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता कैसे है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो ग्राफ होते हैं ये प्लॉट कैसे होते हैं, और इसमें भी इन पर्टिकुलर, इन जनरल, हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, राइट। तो पहले तो हमें इस बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें कैसा दिखता है। अगेन एज यूजुअल हम लोग हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। y एक्सिस, x एक्सिस, और सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा।
आगे जाकर वैसे आप मैथ से पढ़ने वाले हो, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे, बट ये ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखो कैसे बनेगा ये ग्राफ इस टाइप से। अ, इसको आप ऐसे समझ लो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई जीरो है। देखो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हो आप, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हो। तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यूज, हम वाई की अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे। व्हेन एक्स इज जीरो, वाई इज ऑल्सो जीरो। व्हेन एक्स इज वन, वाई इज वन। टू पर फोर, थ्री पर नाइन, फोर पर सिक्सटीन। आप देख रहे हो क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वन के बाद मतलब एक्स इक्वल टू वन के बाद एक्स बढ़ने पर वाई और जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि आप उसका स्क्वायर कर रहे हो। तो जैसे एक्स थ्री है तो वाई नाइन है, और अगर एक्स को थ्री से मैं फोर कर रहा हूँ, सिर्फ वन का इंक्रीमेंट दे रहा हूँ, तो देखो नाइन से सीधा सिक्सटीन हो गया, ये सीधा सेवन का इंक्रीमेंट हो गया। और अगर मान लो मैं फोर से फाइव करता हूँ, फोर से फाइव फिर वन का इंक्रीमेंट दे रहा हूँ, तो ये सीधा सिक्सटीन से ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, मतलब इस बार नाइन का इंक्रीमेंट आ गया। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वाई है एक्स स्क्वायर। तो देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व होके ऊपर जा रहा है। कर्व कर्व ऊपर क्यों जा रहा है, एक्स बढ़ाने पर वाई और जल्दी बढ़ रहा है, इसीलिए कर्व ऊपर जाता है। ये स्टोरी सबको क्लियर हुई थी, कर्व की, कर्व को ऊपर हम क्यों ले गए, ये कर्व ऊपर क्यों जा रहा है, स्ट्रेट क्यों नहीं है, कर्व ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि एक्स बढ़ाने पर ही हमें बताना चाह रहा है कि वाई और जल्दी बढ़ रहा है अब। ठीक है, चलिए अब इसमें आपने कभी टेंजेंट वैसे ड्रॉ नहीं किया होगा इससे पहले नाइन टेंथ में। अब देखो हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सपोज आपसे किसी ने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो देखो ये टेंजेंट होगा, राइट। अब किसी ने आपसे पूछा कि बताओ इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करा है, इस टेंजेंट का आपसे किसी ने स्लोप पूछ लिया, ये हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, अब किसी ने हमसे इसका स्लोप पूछ लिया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, आपको अभी बताया था मैथमेटिकली। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर वन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है विद द हेल्प ऑफ dy बाई डी एक्स, याद आ रहा है, dy बाई डी एक्स से। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका, टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे वो मिलेगा टू एक्स। अब आपको मैंने क्वेश्चन में तीन पॉइंट्स दिए थे, पहला पॉइंट क्या था, वन कॉमा वन, एट पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, चलो वन कॉमा वन। पॉइंट ए पर एक्स कितना होगा, एक्स होगा वन, अब एक्स की वैल्यू रख दो वन, तो वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा टू के इक्वल, एम ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू टू। अच्छा आप मुझे बताओ कि पॉइंट बी पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, टेंजेंट ज्यादा स्टीप होगा, ज्यादा स्लोप होगा, या कम स्लोप होगा। टू कॉमा फोर पर जरा देख के बताओ, टेंजेंट का स्लोप ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट एट पॉइंट सी, सी कितना था, फोर कॉमा सिक्सटीन। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, फोर। तो देखो एम ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है, एम ऑफ टेंजेंट यहाँ पर आ रहा है टू एक्स मीन्स एट। तो देखो तीन स्लोप आए मेरे पास, तीन अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, टू, फोर एंड एट। अच्छा मुझे बताओ टू फोर और एट का मीनिंग क्या है, स्लोप और ज्यादा होता जा रहा है, जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें जो तीन पॉइंट्स मिलेंगे, देखो ये टू, ये हो सकता है फोर, इसका स्लोप देखो टेंजेंट का और ज्यादा स्टीप हो गया। और आगे अगर मैं और कोई पॉइंट लेता हूँ, कर में आगे जाकर मैं कोई और पॉइंट लेता हूँ, तो वहां पर तो टेंजेंट और स्टीप बनेगा। यहाँ अगर मैं कोई पॉइंट कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो यहाँ पर तो टेंजेंट और स्टीप बनेगा। तो ये तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। स्टोरी समझ में आ रही है सबको, ये टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग। चलिए तो जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट करो कॉपी में, फिर हम आगे बात करेंगे आज मैक्सिमा मिनिमा की।
तो यहाँ से आपको एक और यूज़ पता चल गया dy बाई डी का, कि dy बाई डी की हेल्प से हम ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। तो सब लोग मेरे साथ याद करेंगे, बहुत सारे मैथमेटिकल यूजेस होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ 2-3 यूजेस बता रहा हूँ, जैसे मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, और अभी मैंने आपको कुछ 2-3 दिन पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के यूज़ बताए थे। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग यूज़ होते हैं डिफरेंशिएशन के, मैथ्स में, फिज़िक्स में, इंजीनियरिंग में, राइट? बहुत सारे यूजेस हैं। तो अभी आपने 2 या 3 यूज़ देखे, ये सेकंड यूज़ है। सेकंड यूज़ क्या होता है बताओ? विद द हेल्प ऑफ dy बाय dx हम किसी ग्राफ में किसी पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और ये जो स्लोप होता है, ये tan थीटा के इक्वल होता है, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। स्लोप का मतलब ही tan थीटा होता है। जैसे अभी आपने ये 1,1 पे tan थीटा निकाला, tan थीटा ही आया है 2 के इक्वल। स्लोप tan थीटा ही 2 के इक्वल आया, इसका मतलब 1,1 पर अगर आप टेंजेंट बनाकर उसको एक्सटेंड करोगे, तो उसका जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनता उसका, इसका tan थीटा किसके इक्वल आता है? इसका tan थीटा 2 के इक्वल आता। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। एक और ग्राफ बना के बताता हूँ चलो आपको मैं। पैराबोला तो शायद क्योंकि आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा। सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है आप लोगों ने 9th 10th में? सर्कल की इक्वेशन होगी आपके सिलेबस में, राइट? स्ट्रेट लाइन सर्कल, सर्कल की इक्वेशन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। चलिए, सर्कल की इक्वेशन मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। देखो, सर्कल की इक्वेशन हमें कैसे मिलती है। आपको किसी भी ग्राफ की इक्वेशन पता है ना? जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेगा, राइट? जो आप ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। वैसे ही अब मैं आपको देखो सिखाता हूँ सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। इसमें मैं आपको सबसे सिंपल केस सिखा रहा हूँ अभी। सिंपल केस का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। सबसे सिंपल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल तो वही होगी, फॉर अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। थोड़ा हमारे मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड होगा वो थोड़ा और वाइडन अप होगा इसके हेल्प से। देखो, एज यूजुअल हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम,
और इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल। चलिए रेड यूज करते हैं सर्कल के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ किया एक सर्कल। ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ पर है? जिसका सेंटर है ओरिजिन पर। सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब मान लो कि आप इस सर्कल में मूव कर रहे हो, ये किसी पॉइंट पर आप पहुंच गए, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, और इस सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस है स्मॉल ए के इक्वल। कितना है? सर्कल का रेडियस है स्मॉल ए के इक्वल। अभी आप किसी जनरल पॉइंट पर हो, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ये पॉइंट सर्कल के पेरीफेरी, पेरीफेरी समझते हो ना? पेरीफेरी मतलब उसकी बाउंड्री पर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, राइट? दिस पॉइंट लाइज ऑन द पेरीफेरी और बाउंड्री ऑफ द सर्कल। चलिए, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखता हूँ, देखो कितनी सिंपल इक्वेशन है। आपको देखकर लगेगा कि तो बहुत सिंपल इक्वेशन थी, आपको 10th में ही बता देनी चाहिए थी ये इक्वेशन। सपोज मैं इस पॉइंट की और डिटेल में बात करूँ तो क्या मैं यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ कि इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करूँ और इसको ज्वाइन कर दूँ ओरिजिन से। इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। जल्दी से मुझे ये बताओ कि जो बेस है, ये जो बेस होगा ये कितना होगा? x, और हाइट कितनी होगी? y। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का तो मीनिंग ही होता है ये। और रेडियस कितना है? a के इक्वल। तो क्या दिख रहा है आपको? इस पॉइंट के लिए क्या मैं ऐसा लिख दूं पाइथागोरस थ्योरम कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड देयर यू हैव द बेसिक इक्वेशन, सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप पढ़ते हो ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते से आपको समझ में आ जाती है, वैसे ही ये सर्कल की इक्वेशन होती है। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी मैंने आपको सिंपल केस बताया है, बाद में हम ज्योमेट्री में पढ़ोगे शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अगर सेंटर कहीं और होता तो क्या करते। ठीक है, वो भी अभी अपन डिस्कस कर सकते हैं, पर अभी अपने काम का नहीं है, वो मैथ्स में पढ़ ही लोगे तो अपने को डिस्कशन करने का कोई यूज नहीं है। अपना डिस्कशन अभी हाल फिलहाल है बहुत बेसिक पॉइंट पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द बेसिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जैसे एग्जाम्पल, कभी किसी ने आपसे बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 का ग्राफ बनाओ, तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका जरा समझाओ मुझे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 का ग्राफ विल बी अ सर्कल। कितना रेडियस का? रेडियस आर, या ए बोल दो, रेडियस को आर बोल दो, ए बोल दो, रेडियस 3 मीटर या 3 यूनिट्स, विथ सेंटर कहाँ पर होगा? विथ सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन पर सेंटर रहते हुए ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 का। अभी नोट मत करना, पहले मैं आपको पूरा समझा दूं, फिर आप आराम से नोट कर लेना। अभी देखो मेरे को इस इक्वेशन को यूज करना है, और मैं आपको यहाँ पर आपको एक नए तरीके का डिफरेंशिएशन भी सिखाऊंगा जो आगे हमें यूज में आएगा। सपोज अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड आपको नहीं करना है, फाइंड मुझे ही करना है, आपको देखना है सिर्फ। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn on the graph। ग्राफ की इक्वेशन आपको मैं दे रहा हूँ, ग्राफ की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट पॉइंट 3,4, पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3,4। अब देखो पहले अपन समझते हैं इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया एक्चुअली। पहले तो ये समझ लें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या फाइंड करना है।
सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ बनाना है, x² + y² = 25। सो क्या हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? x² + y² = 25 बिल्कुल ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमें ऑलरेडी नॉलेज आ गया है कि x² + y² = 25 बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। चलो तो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस, y एक्सिस, अब हम बनाते हैं सर्कल। थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट बना होगा हल्का बहुत, चल जाएगा बट इससे काम है ना। आई थिंक कि इट विल सॉल्व अवर पर्पस। आप अच्छे से बना लेना आपकी कॉपी में, राइट। अब इसका सेंटर कहाँ पर है? इसका सेंटर है ओरिजिन पर। ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड रेडियस कितना होगा इसका? 25 है तो इसका मतलब रेडियस विल बी 5। इसका रेडियस है 5 यूनिट्स, ठीक है। अभी इस पे 3,4 लाई करेगा कि नहीं करेगा? पहली बात तो देखो, हर एक पॉइंट इस सर्कल पे लाई नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपको पॉइंट दे दूं उठा के 2,3, तो 2,3 तो ना सर्कल में होगा, 2,3 तो सर्कल के अंदर होगा। इमेजिन कर पा रहे हो? 2,3 सर्कल के अंदर होगा क्योंकि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ही कितना होगा? √13, 5 से कम होगा। तो वो तो वैसे ही सर्कल के अंदर होगा। हमें तो सर्कल के पेरीफेरी पर पॉइंट चाहिए। और देखो 3,4 अगर आप देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि 3,4 एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जैक्टली उसके पेरीफेरी पर होगा। एक पॉइंट होगा उसके पेरीफेरी पर, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,4। 3,5 नहीं होगा। समझ में आता है ना? 3,5 उसके सर्कल के ऊपर लाई नहीं करेगा, वो इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके बाहर चला जाएगा वो पॉइंट। उसकी जो बाउंड्रीज है ना सर्कल की, उसके बाहर चला जाएगा 3,5। 3,4 उस पर लाई करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 3,4 एक सिंपल पॉइंट था। अब आपसे पूछा ये थोड़ा ना है, आपसे तो पूछा है कि इस पॉइंट पर सर्कल पे अगर मैं टेंजेंट बना दूं, बना दे टेंजेंट। चलो इस सर्कल पे एक टेंजेंट बनाते हैं इस पॉइंट पर। ये टेंजेंट को जैसा बनेगा। किसी ने आपसे पूछा इसका स्लोप कितना होगा। अच्छा पहले मुझे बताओ कि इंटरेस्टिंगली मुझे ये बताओ कि इसका स्लोप आप पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव बोलोगे? क्या आपने अपना जो नॉलेज हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में एक्वायर किया था उसके अकॉर्डिंग गुड, पॉजिटिव? वाह वाह, यू पीपल मेक मी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि नेगेटिव, गुड, ठीक है। जो लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, एक काम करो आप अभी, है ना, थक गए हो आप लोग। क्या होता है फिजिक्स की थर्ड क्लास होती है ना, थक गए हो आप लोग, तो आप लोगों को मेंटल रेस्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, आप लोग अभी इतना स्ट्रेस मत लो, अभी लोड ले रहे हो इतना, है ना। तो लोड लेने से आइज पे भी स्ट्रेन पड़ रहा होगा, माइंड पे भी स्ट्रेन पड़ रहा होगा, तो यू नीड टू रिलैक्स, ठीक है। तो आपको थोड़ी देर के लिए अभी जाकर रिलैक्स करना चाहिए, है ना। फिजिक्स तो चाहे चलता रहेगा बाद में भी, ठीक है। बाकी हमें पता है कि इसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। बाकी लोगों को नॉलेज है कि इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। स्लोप पॉजिटिव किसका होता? अगर मान लो मैं -3,4 बताता। -3,4 पता है कहाँ होगा? -3,4 यहाँ होगा, पॉइंट बी, जो मैंने क्वेश्चन में पूछा नहीं है आपसे, है ना। इसका अगर आप स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं ना तो मजा आ जाता, बिल्कुल स्लोप पॉजिटिव आता। ये देखो, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट समझ में आता है। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी टेंजेंट बनेंगे उनका स्लोप पॉजिटिव होगा, और जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगे उनका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो अपना तो क्वेश्चन पे अपन ध्यान देते हैं, अभी तो 3,4 पे स्लोप निकालते हैं, फिर मैक्सिमम मिनिमा भी पढ़ना है हमें आज, है ना। चलो अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अभी आपको इक्वेशन दी हुई है x² + y² = 25। इसको डिफरेंशिएट करके मुझे dy/dx निकालना है।
इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। दूसरे तरीके भी होते हैं पर अभी आपको क्या होगा, वो मेथड समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम उस मेथड को अवॉइड कर रहे हैं जो आप 12th में पढ़ोगे कि पहले y लिख देते हैं हम, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हालांकि मैं इसलिए भी करके बता दूंगा, अगर क्लियर हो जाए इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ। एक की जगह मैं आपको दो मेथड सिखा रहा हूँ। मेथड नंबर 1 देखो, इसको डिफरेंशिएट करने की मेथड नंबर 1 होती है, इक्वेशन लिखो, ठीक है। इक्वेशन लिख दिया आपने। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड पर डिफरेंशिएशन का साइन लगा दो। सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन में दोनों साइड पे परफॉर्म कर रहा हूँ। दोनों साइड का रेट ऑफ चेंज देखो, दो चीज अगर इक्वल है तो उनका रेट ऑफ चेंज भी इक्वल होगा। अगर दो क्वांटिटीज इक्वल हैं, अगर आपसे कोई बोलता है दो क्वांटिटीज इक्वल हैं तो उनका रेट ऑफ चेंज भी इक्वल होगा। अगर दो स्टूडेंट्स हर टेस्ट में सेम मार्क लाते हैं, हर टेस्ट में वो दोनों क्या करते हैं, सेम मार्क लाते हैं, इसका मतलब अगर फर्स्ट स्टूडेंट के कुछ मार्क्स इंक्रीज होंगे तो उतना ही मार्क इंक्रीमेंट सेकंड स्टूडेंट में भी होगा, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ चेंज ही इक्वल आएगा अगर इक्वल वैल्यूज हैं तो, राइट। तो हमने एग्जांपल में सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉजिटिव क्यों रखा, मतलब हमें समझ में नहीं आया। हमें समझ में नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव क्यों होगा, ऐसा पूछना चाह रहे हो क्या? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का स्लोप पॉजिटिव क्यों रखा हमने ऐसा? ये डाउट है क्या आपको कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्लोप हमने पॉजिटिव क्यों रखा? फर्स्ट और थर्ड में तो आपको दिख ही रहा है, वो टेंजेंट बनाएंगे तो स्लोप नेगेटिव आएगा, है ना। और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमने टेंजेंट बना के देखा। आप टेंजेंट बनाओ, कल की क्लास नोट रिवाइज करके देखो, आप लोगों को क्लियर होगा खुद कि स्लोप पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ठीक है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हेल्प करना आप लोग मेरी इसको डिफरेंशिएट करने में। पहले मैं इसको ओपन कर दूं, इसको ओपन कर देते हैं, चलो। आप लोग बोल रहे हो, हम इसको ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग, ठीक है। ये राइट हैंड साइड पे जीरो लिख दूं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, जीरो। अब आगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में है, कितना होगा ये बताओ जरा। ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। प्रॉब्लम कोई दे रहा है, कौन दे रहा है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये दे रहा है, क्योंकि आप अगर डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स लिखते तो मैं लिख देता, डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई लिखते तो भी मैं लिख देता, पर ये तो डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स है, तो पता हम क्या करेंगे, डी ऑफ वाई स्क्वायर बाय डी वाई बाय डी एक्स। ये मेथड 1 है जिसमें आपको कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा, बाकी मैं मेथड 2 भी बता दूंगा, अभी आराम से एब्जॉर्ब करो इसको। ये है डी चेन रूल, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन या चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो बात वही पड़ेगी, कैंसिल करके देख लो, ये कैंसिल और बात वही आ जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये वाला टर्म कितना होगा जरा बताओ मुझे जल्दी से, ये हो जाएगा 2y, तो 2y dy बाय dx, कितना इजी था, इज इक्वल टू जीरो, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं। अब मुझे बताओ यहां से dy बाय dx कितना आ रहा है, माइनस एक्स बाय वाई। चलो अब हमें जिस पॉइंट पर स्लोप पूछा था टेंजेंट का वो निकाल के देखें। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने थे, 3,4, जरा रख के देखो वैल्यू, तो वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, -3/4। कैसा स्लोप आया, नेगेटिव। अभी क्या है ना कि अपन बहुत सारा डिस्कशन इस बारे में भी कर सकते हैं कि ये -3/4 क्यों आ रहा है, बट इसको अपन यही रोक देते हैं। अच्छा मुझे बता सकते हो टेन थीटा -3/4 सेकंड क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू होती है, टेन थीटा अगर आपसे कोई बोलता है -3/4, तो आपको पता है थीटा कितना होगा, 180 -37। देखो फाइंड करके देखो,
10 ऑफ 180 माइनस 37 इज माइनस 1037, दैट इज -3/4। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 37 कितना होगा, 90 प्लस 53 बोल दूं, 180 इसी कर लेते हैं चलो, 180 माइनस 30 150, 143 डिग्री होगा शायद ये, राइट, एम आई राइट, 143 डिग्री होगा। तो इसका मतलब पता है क्या है, जो आप ये टेंजेंट बना रहे हो ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा 143 डिग्री। और स्लोप 143 डिग्री नहीं बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे -3/4। वैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको समझा दूं जरा, जो लोग बिल्कुल मैथमेटिकली साउंड लोग हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि सर ये आंसर क्यों आ रहा है। देखो ये 143 है, तो ये 37 डिग्री हुआ। देखो बात को समझना, अगर समझ में आ जाए तो 37 डिग्री होगा ये। 37 डिग्री क्यों होगा, देखो टेन थीटा -3/4 का मतलब ही ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। 143 का मतलब ये 37 डिग्री लिख दूं मैं, 143 डिग्री का मतलब तो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल 37 डिग्री आएगा, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है। पता है ये एंगल 37 डिग्री क्यों आ रहा था, क्योंकि अगर आप सर्कल से इस पॉइंट को ज्वाइन करते तो ये 90 डिग्री होता। अगर मैं टेंजेंट को ज्वाइन करूँ तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्या कोई मुझे ये एंगल बता सकता था कितना आएगा, देखो ये एंगल बता सकते थे आप, अल्फा। कैसे बता सकते थे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3,4। तो 3,4 में देखो अल्फा कितना आना चाहिए, 10 अल्फा आना चाहिए 4/3। 10 अल्फा 4/3 का मतलब, जल्दी बताते जाओ, मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है तो ही मैं डिस्कस करूँ ना। मुझे लगे आपको समझ में आ रहा है, पता चला हम बता रहे हैं आपके लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, फिर तो मतलब ही नहीं निकलेगा ना। तो 53 डिग्री, गुड। 10 अल्फा इक्वल टू 4/3 मतलब 53 डिग्री। अब बताओ ये एंगल 53 डिग्री फिक्स हो गया, ये एंगल आपने निकाल लिया, ये एंगल आ गया 53 डिग्री। अब 53 डिग्री आने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, इसको भूल जाओ, है ना। अल्फा अगर 53 डिग्री आया, किसी ने आपसे पूछा कि ये एंगल कितना होगा, तो ऑटोमेटिकली ये 90, ये 53, तो ये 37 ही होगा। तो देख रहे हो सारी चीजें ले देकर कोरिलेशन में आ रही है। जो आप सब कुछ पढ़ रहे हो, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ यूनाइटेड है, सब कुछ आपस में कोरिलेशन में आ रहा है। समझ गए हो, इट्स वेरी गुड। नहीं समझो ज्यादा टेंशन मत लेना अभी, है ना। आपको तो स्लोप निकालने का मेथड मेरे को सिखाना था, मैंने आपको स्लोप निकालने का मैथमेटिकल मेथड सिखा दिया है, ठीक है। हाँ सम से तो निकाला है मैंने अल्फा। अरे 180 डिग्री का सम होता है ना ट्रायंगल के अंदर, उससे ही निकाला है। बस मैं आपको प्रूव करना, आप नहीं समझोगे, छोड़ो अभी। अभी आपका भी समझ में नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं कहना चाह रहा था कि 53 डिग्री अलग से निकाला, ये 90 डिग्री अलग से निकाला, तो सम से भी 37 डिग्री आ रहा है। और स्लोप से निकाल के सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो स्लोप से भी 37 डिग्री, ओ ये 143 और ये 37 डिग्री आ रहा है। अभी शायद आपको क्लियर नहीं होगी बात, अभी उसको भूल जाओ। स्टोरी को अपन यहीं क्लोज करते हैं, मैं इसमें पढ़ूंगी आप, ठीक है। -3/4 स्लोप का मतलब क्या हुआ, कोई बात नहीं, अभी आप बस समझ लो एक नंबर होता है स्लोप, ठीक है। मेरे को बताना था वो तो मैं बता चुका हूँ, बाकी आप मैथ्स में पढ़ोगे अभी। ये स्लोप होता है टेन थीटा, बस इतना याद रखो, ये एंगल थीटा है, स्लोप होता है टेन थीटा, बस दैट्स इट, इतना अपने लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी आपको मैथ्स में सिखा दिया जाएगा, मैथ्स में सीख जाओगे, चिंता मत करो भी कुछ, नोट करो। हमें नोट कहाँ से करना था, यहाँ से नोट करना था ना, ठीक है। अभी आपको चिंता नहीं करनी, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, सब आप मैथ्स में पढ़ लोगे, आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी ग्राफ में स्लोप निकालने के लिए हम dy/dx यूज करते हैं। बस dy/dx से हमें क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप मिलता है। और ऊपर मतलब कितना ऊपर, ये सबसे ऊपर ही है, सर्कल से ही लिखना है आपको अभी, है ना।
फंक्शन समझ नहीं आए, कोई बात नहीं, देखो अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे टॉपिक्स आप 11-12 के मैथ्स में पढ़ोगे। हमने अपनी तरफ से जेन्युइनली पूरे एफर्ट्स लगाए हैं और मैंने बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल, ग्राउंड लेवल से लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, राइट? मैंने बिल्कुल लॉजिकली साउंड मेथड से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करी है। अब अगर आपको फंक्शंस क्लियर नहीं हो रहे हैं या ग्राफ्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिज़िक्स है ही नहीं है। ये सब कुछ आप पढ़ोगे मैथ्स में 11th और 12th क्लास में। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते थे वो लगा दिए। अब कहीं न कहीं अगर फ्लॉ आ रहा है तो इट द फ्लॉ लाइज़ इन योर लॉजिक कि अगर आप ग्रैस्प नहीं कर पा रहे तो आप 2-3 बार उसको रिवाइज़ करो, तब जाके चीज़ें अपने आप क्लियर होगी। एक बार में समझ में आने वाली चीज़ें नहीं है। जिसका माइंड बहुत शार्प है वो एक बार में समझ लेगा ये चीज़ें। किसी को हो सकता है 2-3 बार एफर्ट लगाने पड़े, बट उसमें डिस्करेज होने वाली बात नहीं है। ये 11th और 12th में होता है, कोई टॉपिक हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, राइट? ठीक है? तो वो कोई टॉपिक अगर 1-2 बार में समझ में नहीं आता, आप उसको 2-3 बार रिवाइज़ करो, आपको एक ना एक दिन उसकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 जो मैंने आपको डिफरेंशिएट करना सिखाया है ना, ये हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे आगे। काइनेमेटिक्स के बाद जब हम लोग लॉज़ ऑफ मोशन पर जाएँगे, तब हम लोग ये इस टाइप की इक्वेशन हमें 2-3 बार मिलेगी ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाली इक्वेशन हमें कई बार मिलेगी। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें अभी से ही सिखाना शुरू कर दी है। जब हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। प्रीवियस पेज पे हम स्क्रॉल नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, जब कोई स्लाइड हम दिखाते हैं, जब कोई हम आपके स्क्रीन पे कोई चीज़ आती है, पहले आप उसका स्नैपशॉट लोगे, फिर नोट करोगे, राइट? हमने आपको कल भी एक कांसेप्ट समझाया था ना लास्ट टाइम पे, एवरेज स्पीड वाला। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी स्पीड स्लो है, तो आपको पहले स्नैपशॉट लेना है, फिर नोट करना स्टार्ट करना है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करा? कोई बात नहीं, इसको मेथड को भूल जाओ, अभी हम दूसरी मेथड बताएँगे आपको। वैसे आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगा था कि इंजीनियरिंग ईज़ी होगी, हम 11th में चले जाएँगे और हम कोई लॉजिक नहीं लगाएँगे क्लास में और समहाउ सर मैजिक से फाइल जो है हमारे पास ट्रांसफ़र कर देंगे और हम अपनी तरफ से कोई लॉजिक या कोई माइंडसेट अप्लाई नहीं करेंगे। हम कोई एफर्ट्स नहीं लगाएँगे अपनी तरफ से और सारी चीज़ें ईज़िली हो जाएगी एडमिशन लेते से ही। सिलेक्शन रेशियो पता है ना? अच्छा, ये सब सब कुछ बताओ कि इतना कुछ होने के बाद भी सिलेक्शन रेशियो कम क्यों होता है? जब सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सबको सारी चीज़ें सेम पढ़ाई जाती है, उसके बाद भी सिलेक्शन रेशियो इतना कम क्यों होता है? सिर्फ़ वही स्टूडेंट जो अपने माइंड पे थोड़ा-सा लोड लगा पाएगा समझने के लिए, ठीक है? आप सोचोगे सारी चीज़ें सर ही समझा देंगे और हम तो समझा ही चुके हैं वैसे एक बार।
पर अब जब तक खुद से एनालिसिस नहीं करोगे तो आपका वो माइंडसेट इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा डेवलप होगा नहीं। तो जितना रेलेवेंट पॉइंट मुझे बताने थे इससे रिलेटेड वो सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि कहीं डाउट है कुछ है तो पहले आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन विटर्मिनेशन से कुछ नहीं होता है। डिटर्मिनेशन विटर्मिनेशन तो सबके पास है, सभी लोग डिटरमाइंड है, बट बात ये है कि कौन उसको पीक लेवल आगे ले जाकर खुद से लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करना चाहता है। अब आप सोचो कि लॉजिक हम अप्लाई करें ही नहीं, हम तो सेठ जी के जैसा बैठ जाएं एक जगह पर, सेठ जी के जैसा हम बैठ जाएं और हमारी थाली में ही जो है वो पूरा खाना आता रहे हर तरफ से, है ना, वो नहीं होता। आपको उसके लिए आपके माइंड से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, यूज करना पड़ेगा आपके माइंड को। टेन थीटा वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं, कुछ लोग क्या है अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम मैथ्स वाला पार्ट अब बता ही नहीं रहे आपको, जितना फिजिक्स के लिए जरूरत है उतना बता रहे हैं। एम ऑफ टेंजेंट -3/4, बस दैट्स इट, इतना जरूरी है, उतना ही हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, बाकी आप मैथ्स में पढ़ोगे। देखो मैं इसका दूसरा मेथड बता देता हूँ। मेथड नंबर टू। देखो क्या होता है। x² + y² कितना है, 25 है, राइट। तो उसमें से मैं y कितना लिखूँ, √25 - x²। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो उसको देखो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, चेन रूल। √x का डिफरेंशिएशन याद है, √x का डिफरेंशिएशन होता था 1/2 √x, याद है, 1/2 √x। √x, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स मान लो, तो ऐसा समझ लो कि ये लिखा है मैंने √ऑफ कैपिटल एक्स। तो √ऑफ कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, √ऑफ कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √कैपिटल एक्स। फिर उसके बाद चेन रूल लगेगा, अंदर एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे, पर एक्स है क्या, एक्स तो ये है, इसको डिफरेंशिएट करना आता है आपको। 25 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन 2x। देखो यहाँ से dy/dx कितना आ रहा है, -x/√ऑफ 25 - x²। जरा मुझे बताओ √ऑफ 25 - x² क्या होगा, y। ये देखो, ये y के इक्वली तो है, √ऑफ 25 - x²। तो देखो आपका आंसर क्या आया, dy/dx -x/y। ये सेकंड मेथड है। जिसको फर्स्ट मेथड नहीं समझ में आया वो सेकंड मेथड देखो, जिसको सेकंड मेथड नहीं समझ में आया वो फर्स्ट मेथड देखो। ठीक है। मेथड नंबर 2 में मैंने लगाया है चेन रूल। सेकंड मेथड का थर्ड स्टेप चेन रूल है। आपने चेन रूल की प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको क्लियर नहीं होगा। इसको थोड़ी देर के लिए √ऑफ कैपिटल एक्स बोल दो, है ना, कैपिटल एक्स क्या है, 25 - x² है, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको √ऑफ कैपिटल एक्स बोल दिया, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स में अंतर दिख रहा है आपको। अच्छा बताओ √ऑफ कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 √x, 1/2 √कैपिटल एक्स। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। फिर क्या करोगे, अंदर वाले टर्म का भी डिफरेंशिएशन करना है, अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन चेन रूल, 25 का 0 और x² का 2x। हैवी हो गया ना ये मैथ्स आप लोगों के लिए, काफी हैवी मैथ्स हो गया था लग रहा है मुझे। जिस तरह से आप लोगों के डाउट आते हैं मुझे समझ में आता है कि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एकदम से चीज़ें हैवी हो गई। ऐसा होता है ना, कोई जिम में जाता है पहले दिन और पहले ही दिन जिम में उसको 5 किलो का वेट थमा देते हैं, जिसने सालों से जिम नहीं करा है ना, सालों से जिम नहीं करा है, खा खा के जो बिल्कुल जिसने वेट गेन कर लिया है, और उसको थमा देते हैं 5 kg का वेट, ट्रेनर जाके थमा देता है 5 kg का वेट, और उसको 5 kg का वेट ही उसको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होता है। ऐसा होता है ना, कई बार 5 kg का वेट ही नहीं उठ रहा होता है, वो बोलता है अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा हमसे, जबकि वो दूसरे लोगों को देखता है, दूसरे लोग तो उसमें से 25-25 30-30 kg उठा रहे हैं।
तो वो रीजन क्या होता है ना कि धीरे धीरे आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज डेवलप होगी। आपको शुरू में जो डिफिकल्ट लग रहा है एक दिन आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, शुरू में जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो आपको महीने 2 महीने बाद बहुत ईजी लगेगा। उसका रीजन भी बहुत ईजी क्यों लगेगा, क्योंकि आगे हम और डिफिकल्ट चीजें पढ़ेंगे ना। जब आगे और डिफिकल्ट चीज आएगी तब लगेगा अरे यार ये तो बहुत ईजी था जो अपन ने पढ़ा। जैसे था ना 2020 और 2021। 2020 हम लोगों को खराब लग रहा था। अब 2021 देखे लग रहा है कि 2020 तो फिर भी ठीक था। पर 2020 में तो यही फीलिंग थी ना कि यार कितना खराब साल है। और उसके बाद 2021 में आया तो आपको क्या लग रहा है? 2021 में और जब खराब हुई चीजें तो आपको देखकर लगा कि हाँ यार 2020 फिर भी ठीक था, अच्छा ही था, जैसा भी था वैसे ही अच्छा था। तो वैसे ही आपको समझ में आएगा जब हम आगे जाएंगे और डिफिकल्ट चीजें आ जाएगी एकदम से, तो आपको लगेगा हाँ यार सर ने सही कहा था कि सब चीजें जो है वो बहुत ईजी थी, क्योंकि आगे जाके चीजें और डिफिकल्ट आएगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। चलो आगे देखते हैं अब हम, है ना। अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पर। अरे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करा, बार बार वही पूछ रहे हो। देखो, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स करना है मुझे, तो मैं इसको y में x के रिस्पेक्ट में ना लिखते हुए मैं इसको लिखूंगा डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई। और डी वाई बाई डी एक्स को बोलते हैं चेन रूल। इसको बोलते हैं चेन रूल। अरे यार कैसे बताऊं आपको भी, तो लॉजिक भी तो घर पे छोड़ के आए हो आप लोग। डी वाई से डी वाई कैंसिल होता है तो ये सेम रूल आ रहा है। अब मैं बोलता हूँ इसको डिफरेंशिएट करना आता है क्या? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो 2y होगा ना। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y होगा। साथ में डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज चलता रहेगा ना। अभी छोड़ो इसको, 2.5 kg से स्टार्टिंग करते हैं। 5 kg नहीं उठाना, छोड़ दो। अभी 5 kg उठाने के चक्कर में इंजुरी विंजुरी हो जाएगी आप लोगों को, है। फिर महीने भर घर बैठ जाओगे, रहने दो। एक काम करो, अभी अपन और स्मॉल वेट से स्टार्ट करते हैं। अभी कोई जल्दी नहीं है सीखने की अपने को, और स्मॉल वेट लेते हैं। अभी आप 2 kg के डंबल से स्टार्ट करो, ठीक है। 2 kg के डंबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो। अभी हम लोग आते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पर। चलो, मैक्सिमा का मतलब देखो क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी फंक्शन को देखा और आपको उसका ग्राफ ऐसा मिला। आप किसी फंक्शन को देख रहे थे और उस फंक्शन का ग्राफ आपको ऐसा मिला। कैसा ग्राफ मिला? कुछ इस टाइप का ग्राफ मिला। थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो इस ग्राफ का मीनिंग क्या होगा। इस ग्राफ का मीनिंग होगा कि एक्स बढ़ने के साथ साथ, देखो यहाँ जा रहा हूँ तो एक्स बढ़ रहा है। एक्स बढ़ने के साथ साथ वाई क्या हो रहा है? वाई पहले बढ़ रहा है, दिख रहे हो। एक्स बढ़ने के साथ साथ वाई बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक्स की एक ऐसी वैल्यू आ रही है जिस एक्स पर वाई क्या हो रहा है। ये देखो, एक्स की एक ऐसी वैल्यू आ रही है जिस एक्स पर वाई मैक्सिमम हो रहा है। और उसके बाद एक्स बढ़ाने पर वाई फिर से कम होने लग गया। ये y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, इससे ज़्यादा y हो नहीं सकता। आप x को कितना भी चेंज कर लो, y ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली है, y इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। ये y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, अभी अपन देखेंगे ऐसे फंक्शंस को, जिनमें x बढ़ाने पर y पहले बढ़ता है, बढ़ के एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, फिर वापस कम हो जाता है। पीक पर आता है फिर वापस कम हो जाता है, और कम होने के बाद कम हो जाता है, वापस कम होता रहता है। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर एक्स ऐसा होगा जब y होगा मैक्सिमम। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं मैक्सिमा ऑफ फंक्शन या मैक्सिमा ऑफ y। ये y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। कुछ फंक्शंस होते हैं जो पहले डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले डिक्रीज ओ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले डिक्रीज करते हैं फिर इंक्रीज करते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। उसको हम बोलते हैं मिनिमा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी कोई ग्राफ इस टाइप का मिले, एक्स वाई, और आपको ग्राफ मिला कुछ इस टाइप का,
बताओ क्या हुआ, एक्स बढ़ने पर, अरे ये तो मैक्सिमा का बना दिया ना मैंने, मेरे को मिनिमा बनाना था ना। ये बना मिनिमा का ग्राफ। ठीक है, बताओ क्या हो रहा है इसमें। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ एक्स बढ़ाने पर वाई कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते होते ये आ गया पॉइंट जहां पर वाई होगा मिनिमम। इस एक्स के लिए वाई क्या होगा, वाई होगा मिनिमम। फिर इसके बाद वापस अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो वाई और कम नहीं होगा, फिर वापस वाई बढ़ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट जहाँ पे मिनिमा आता है। अब सबसे पहली बात समझ में आ जाए अच्छी बात है, तो अपन ये आगे नहीं तो रूल्स में मैथ्स में आप पढ़ोगे, पर समझ में आया बहुत अच्छी बात होगी कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमा या जिस पॉइंट पर मिनिमा आता है वहां पे आप एक कॉमन कंडीशन देख रहे हो, मैक्सिमा या मिनिमा वाले पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप जीरो हो जाता है। जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा उसी पॉइंट पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ एक मिलेगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की सबसे पहली कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इज फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। डीवाई बाई डी एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आई बात। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी एक्स विल बी जीरो। ठीक है, चलो गुड। अब आगे समझते हैं। स्टोरी इंटरेस्टिंग कब होती है, जब हम इसके थोड़ा पहले, एक्स से थोड़ा सा पहले, इस एक्स के थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में देखते हैं। जरा मुझे बताओ क्या हो रहा है, ये स्लोप कैसा है, और ये स्लोप कैसा है। तीन स्लोप लिख रहा हूँ मैं, नंबर भी देता हूँ इनको, M1, M2 और M3। ये तीन पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि M1 पॉजिटिव है, M1 पॉजिटिव है, M2 जीरो है और M3 नेगेटिव है। सही बात है, बिल्कुल आराम आराम से देख रहे हैं। M1 पॉजिटिव है, M2 जीरो है, M3 नेगेटिव है। तो क्या हम ऐसा बोल दें कि, देख लो आराम से देख लो पहले, M1 पॉजिटिव, M2 जीरो, M3 नेगेटिव, तो क्या हम ऐसा बोल दें कि एक्स बढ़ने के साथ साथ स्लोप डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो आपने पहला एग्जाम दिया एलन में, पहला एग्जाम दिया आपके पॉजिटिव मार्क्स आए, दूसरा एग्जाम दिया जीरो हो गए मार्क्स, तीसरा एग्जाम दिया थोड़े दिन बाद फिर आपके नए मार्क्स नेगेटिव चले गए। तो मुझे बताओ इस केस में आप क्या बोलोगे, आपके मार्क्स टाइम के साथ साथ, टाइम बढ़ने के साथ साथ मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। कोई चीज़ पहले पॉजिटिव से जीरो होके फिर नेगेटिव हो जाए, जो कि मुझे आप लोगों के डाउट देखकर पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं अभी हाल फिलहाल, तो क्या होगा बताओ, डिक्रीज ही बोलेंगे उसको। अच्छा, अगर कोई चीज़ डिक्रीज करती है तो क्या मैं ऐसा बोलूँ, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो क्या ऐसा बोलूँ कि डी एम बाई डी एक्स विल बी नेगेटिव। अब आप सोच होंगे सर ये नेगेटिव कैसे हो गया, मैं समझाता हूँ देखो। डी एम बाई डी एक्स को नेगेटिव कैसे बोला, जरा मुझे बताओ डी एम बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, M2 माइनस M1 अपॉन X2 माइनस X1, एक तरह से तो यही मतलब होता है स्मॉल चेंज के लिए। अब मुझे बताओ x को आप बढ़ा रहे हो पर m तो कम हो रहा है, मतलब जैसे मान लो x1 था, जैसे मान लो x1 था 3, तो पहला स्लोप आया 5, और x2 था मान लो 4, x2 को बढ़ाया तो दूसरा स्लोप देखो कितना आ गया, दूसरा स्लोप x2 को बढ़ाने पर दूसरा स्लोप कम होके हो गया जीरो। तो बताओ कि ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, चेंज इन m अपॉन चेंज इन x पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है आपको। गुड, वेरी गुड, समझदार लगते हो आप लोग बिल्कुल, गुड वेरी गुड। नेगेटिव आएगा तो क्या ऐसा लिख दूं कि अगर x बढ़ने पर m कम हो रहा है तो चेंज इन m विथ चेंज इन x इज नेगेटिव। भाई जब x बढ़ाने पर m कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, चेंज इन m अपॉन चेंज इन x इज नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो मुझे बताओ
अगर ये नेगेटिव है मुझे बताओ m क्या होता है। m तो खुद ही dy बाई डी एक्स होता है। m तो स्लोप है ना, स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो उसका मतलब अभी क्या है ना, काफी लोग क्या होगा, टेंशन में आ गए होंगे एकदम से कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने मैथ्स वैस ले लिया, बढ़िया आर्ट्स एंड कॉमर्स ले रहे होते और बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे होते। पता नहीं एकदम से कभी स्लोप पॉजिटिव हो जाता है, कभी स्लोप जीरो हो जाता है, कभी स्लोप नेगेटिव हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और सोच रहे होंगे मन ही मन कि काश हम लोगों ने भी हमारे दोस्तों की बात मान ली होती और आर्ट्स एंड कॉमर्स ले लिया होता, तो लाइफ बिल्कुल एंजॉय कर रहे होते। अच्छा आ रहा है समझ, अरे वाह, गुड, वेरी गुड। तो देखो, समझदार लगते हो। देखो, डी ऑफ एम, एम कितना होगा, एम तो खुद ही डी वाई बाई डी एक्स है, और उसका भी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो वो नेगेटिव आना चाहिए। इसी को हम मैथ्स में बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज डबल डेरिवेटिव बोलते हैं कुछ कुछ लोग इसको। इसको ऐसे लिखते हैं, डी ऑफ डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव। पर मैथ्स में इसको लिखा जाता है इस तरह से, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, ये मैथ्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। डी वाई बाय डी एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव। और क्या होना चाहिए बताओ, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए नेगेटिव। किसके लिए नेगेटिव होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए। तो मैक्सिमा की आप लोगों को मैंने कंडीशन सिखाई है, क्वेश्चन में यूज करके बताऊंगा मैं आपको, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर किसी को समझ में आ जाए तो उसे तो मज़ा ही आ जाएगा एक्चुअली, कि कितना कुछ पढ़ना है हमें 11th और 12th के फिजिक्स में, वो देखकर ही आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखो, मैक्सिमा की कंडीशन पढ़ो। मैक्सिमा की कंडीशन होती है फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो बट सेकंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। पहला डेरिवेटिव जीरो, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। ये ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव, नेगेटिव पे मैक्सिमा मिल रहा है आपको, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तब मैक्सिमा मिलेगा। समझ रहे हो बात को, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो, वो तो दोनों में है। सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव तो मिनिमा मत समझना, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब मैक्सिमा है। क्योंकि स्लोप पहले बड़ा था, पॉजिटिव था से जीरो हो के फिर नेगेटिव हुआ, स्लोप पॉजिटिव से जीरो के नेगेटिव होने का मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो डी एम बाई डी एक्स शुड बी जीरो। आ जाओ मिनिमा पर अब। मिनिमा में मुझे बताओ, ओहो, फिर लिखना पड़ेगा, डबल मेहनत हो गई आज तो ये। चलो मिनिमा पे आ जाओ। मिनिमा पे पहली कंडीशन क्या थी बताओ, मिनिमा पे पहली कंडीशन थी फर्स्ट डेरिवेटिव तो उसका भी जीरो होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो उस पॉइंट पर यहाँ पे भी जीरो ही होगा, कोई नई बात तो है नहीं। पर एक काम करो, तीन टेंजेंट बनाओ पहले, थोड़े से कम एक्स के लिए, थोड़े से कम एक्स के लिए पहला टेंजेंट बनाएंगे हम। पहला टेंजेंट बनेगा, चलो ये रहने देते हैं, इसको बना के देखते हैं, ये पहला टेंजेंट बना। फिर एक थोड़ा सा ज्यादा एक्स के लिए बनाओ, बताओ क्या हो रहा है, बताओ जल्दी बताओ क्या हो रहा है। M1 M2 M3, M1 M2 M3, कौन कैसा है M1 M2 M3 में से, जरा मेरी हेल्प करो। M1 नेगेटिव है, M2 जीरो है, M3 पॉजिटिव है। M1 नेगेटिव है, M2 जीरो है, M3 पॉजिटिव है। तो उसका मतलब M इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अगर ये कोई चीज नेगेटिव से जीरो के पॉजिटिव होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज बोलेंगे डिक्रीज बोलेंगे। हम बोलेंगे कि विथ इंक्रीज इन एक्स, वैल्यू ऑफ एम इज इंक्रीजिंग। अब अगर वैल्यू ऑफ एम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो यही होगा ना कि डी एम बाई डी एक्स, चेंज इन एम, चेंज इन एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी पॉजिटिव। एक्स बढ़ाने पर एम भी बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब डी ऑफ एम, एम क्या है, ये पॉजिटिव होगा। इसके पॉजिटिव होने का मतलब सेकंड डेरिवेटिव,
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके लिए पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा फॉर मिनिमा। तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो फिर भी जीरो होना चाहिए, बट जब हम बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव को करना है पॉजिटिव। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा और अच्छे से, तब और मजा आएगा आपको। लिख लो इसको अभी। अभी रेस टू में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है जिनमें वेट करना, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा टेंजेंट वेंजेंट है ना, उसमें वेट करना। अभी आज आपको एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करिए ना, तो आज आप वो प्रैक्टिस शीट करना। मैक्सिमा मिनिमा हमारा नेक्स्ट टर्न पर कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्न पर आप इजीली फिर उसके बाद वो वाली प्रैक्टिस शीट भी कर सकते हो, उसमें थोड़े वैसे अच्छे क्वेश्चन हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव बोलते हैं। जो हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे थे ना, डी वाई बाई डी एक्स, उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को अलग अलग नाम है। पहले ये नोट कर लो, फिर जो ऊपर का छूट गया ना, हम उसका स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे। हम आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट लेने का, पहले अब आप यहाँ से नोट करना शुरू करो, है ना। काफी लोगों का लंच टाइम और डिनर टाइम हो गया होगा अभी शायद, है ना। काफी लोगों का तो डिनर टाइम हो गया होगा, धीरे धीरे जाने की तैयारियां चल रही है लोगों के। एक एक दो दो विकेट गिरते जा रहे हैं। कुछ भी बोलो, मुझे आप लोगों की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप लोग टाइम के बड़े कॉन्शियस हो, कि 8 बजे हैं, डिनर का टाइम हो गया है। तो पूरी दुनियादारी एक तरफ, डिनर टाइम, फैमिली टाइम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ। एक बार बता दे, डीएम बाई डी एक्स नेगेटिव कैसे आया। अरे दुष्ट, कतई दुष्ट हो तुम, बिल्कुल इतने दुष्ट हो, इतने दुष्ट हो ना तुम, बिल्कुल क्या बताऊं, बिल्कुल पापी हो, बिल्कुल एक नंबर के तुम। अरे भाई, एम पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। कोई चीज पहले पॉजिटिव से जीरो होके नेगेटिव हो रही है, तो क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है ना। एक्स बढ़ने के साथ साथ एम क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्स बढ़ने के साथ साथ एम डिक्रीज हो रहा है। तो अभी इतनी देर से मैं समझा तो रहा था, डीएम बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, बताओ जरा। डीएम बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से एम टू माइनस एम वन, एम टू, क्या यार, खुद से कुछ लोग क्या लॉजिक लगाते नहीं हो कुछ भी, ये होता है। अब मुझे बताओ, एक्स बढ़ा दिया पर एम कम हो गया, तो एम कम हो गया मतलब एम2 - एम1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। और x2 - x1 तो पॉजिटिव रहेगा, एक्स तो बढ़ा रहे हो। अरे भाई, एक्स बढ़ाने पर एम कम हो रहा है, तो ऊपर न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। 10वीं के बच्चे को इतना समझ में आना चाहिए अब, ठीक है। नहीं तो हमारे पास 10th क्लास की भी बैचेस अवेलेबल है, एलन के पास 9th और 10th क्लास की भी बैचेस अवेलेबल है। तो वो पॉसिबिलिटी भी है। अगर किसी को ये भी क्लियर नहीं होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आपको 9 10 ऐसा लग रहा है कि आपका मिस हो गया है और आपको लगता है कि आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी।
फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मतलब बता देंगे, अभी बता देंगे, ठीक है। फिर से बता देंगे, तीसरी बार फिर से बता देंगे, अभी चिंता मत करो, आप नोट कर लो आप। बस यूँ समझ लो, अब हमारे एफर्ट्स का भी मैक्सिमा आ गया है। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हम समझा सकते थे, हमने अपने एंड से बेस्ट पॉसिबल कंसेप्ट देने की कोशिश करी है। अब हमारे कंसेप्ट का भी मैक्सिमा आ चुका है। आपके डाउट देखकर हमारे कंसेप्टों का भी अब मैक्सिमा बहुत जल्दी आ चुका है। जल्दी जल्दी लिखो, फिर मैं आपको एक बार डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव सिखा देता हूँ आज। अभी चिंता मत करो, अभी आप लिख लो, हम एग्जांपल्स बताएंगे बाद में। डी वाई बाई डी एक्स जीरो कैसे करना है, कब करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे क्या कब करना है, वो सब आपको एग्जांपल्स में समझ में आएगा, ठीक है। जिसका माइंड स्ट्रांग होगा इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, उसे एकदम से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज बाकी हम एग्जांपल्स बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आज नहीं बताएंगे एग्जांपल्स, नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। आज सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना सिखाएंगे बस। आज इतना ही सीखेंगे हम, ठीक है। अभी आज अपन सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। जीरो कब करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कब करना है, कौन सा डेरिवेटिव, वो बात की बात है अब। याद कर लो इसको, इसको याद कर लो कि सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होगा तब मिनीमा आता है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल पॉइंट है जो आपको ट्वेल्थ के मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। अभी हो सकता है इतनी जल्दी क्लियर ना हो आपको ये, क्योंकि ये ट्वेल्थ का मैथ्स है। आप इसको याद कर लो कि सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तब इट इज, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, इट इज मिनीमा। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, इट इज मैक्सिमा। अभी जाना मत, अभी हम आपको आज सिर्फ डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकालना सिखाएंगे। जीरो कब करना है, पॉजिटिव कब करना है, नेगेटिव कब करना है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालना है, वो हम आपको नेक्स्ट टर्न पर सिखाएंगे, ठीक है। अभी हम देखो, अब आपको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना सिखाते हैं, एग्जाम्पल से सीखते हैं, ठीक है। अभी अपन देखते हैं फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। सपोज आपको कोई क्वेश्चन देता है, एग्जाम्पल्स भी नहीं, अभी तो अपन जनरल एग्जाम्पल्स देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव के। सपोज वाई है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, ये वाई है, कितना है, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन भी लिख देता हूँ, चलो प्लस टेन। आपको निकालना है फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब पता है क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब होता है इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। इसको कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं, वाई प्राइम, जो अपन ने आपको पहले भी बताया था, वाई प्राइम मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। दोनों तरह से लिख सकते हो आप इसको। बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा।
3x² प्लस 10x प्लस 0। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ये क्या होता है, इसको हम लोग y प्राइम भी लिखते हैं, y प्राइम या फिर इतना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट करना है। और इसी के y के सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, y को दो बार डिफरेंशिएट करना। डबल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव जो आया ना उसको भी डिफरेंशिएट करो। उसको लिखते हैं d² y/dx²। ठीक है, मैथ्स में लिखने का तरीका होता है, सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का। किसको डिफरेंशिएट करना है, y को नहीं करना है, dy/dx को फिर से डिफरेंशिएट करना है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करना आता है आपको, 6x प्लस 10, और जीरो का तो डिफरेंशियल वैसे ही जीरो होगा, ये आ गया। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, और ये जो अब आपने निकाला है इसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। जीरो कब करना है, किसको पॉजिटिव करना है नेगेटिव करना है, वो बात की स्टोरी है, अभी अपन सिर्फ इतना सीखेंगे। चलो कुछ और एग्जांपल्स करवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं अपन। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, वाई प्राइम, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, दैट इज dy/dx। ये फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये 8x³ प्लस 18x प्लस 3। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करा, आता है एक बार डिफरेंशिएट करना सबको। नाइस, वेरी नाइस, गुड। फिर क्या हुआ, जो डिफरेंशिएशन आया उससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे, उसको हमने एक और बार डिफरेंशिएट करा, किसी कारण से हमें उसे मैथमेटिकली डिफरेंशियल को एक और बार, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है। इसको एक बार तो कर ही चुके हो, एक और बार करो। डबल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, है ना, दो बार डेरिवेटिव निकालना। तो कितना हो जाएगा, 8×3=24x² प्लस 18 प्लस 0। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव भी आ गया। सीख लिया निकालना आपने डबल डेरिवेटिव। नाइस, वेरी नाइस, गुड। चलो अब हम ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर रहे हैं। जल्दी जल्दी, जो आपने बताया था शायद सर्कल वाला पार्ट रह गया था ना आप लोगों का, सर्कल वाले पार्ट को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप उसकी फोटो ले लो। अच्छा, दूसरा मीनवाइल आपको मैं होमवर्क बता दूं। होमवर्क आपको क्या करना है, होमवर्क आपको करना है, जो हमने आज आपको एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी है डिफरेंशिएशन वाली, वो आपको करनी है। जो हैंड रिटन प्रैक्टिस शीट दिख रही होगी आपको, वो प्रैक्टिस शीट आपको आज ट्राई करनी है। कल की क्लास के बाद रेस नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हो, जो हमने प्रैक्टिस शीट 2 डाली ना ग्रुप पर, वो आप कल के बाद मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने के बाद उसको और अच्छे से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग यहाँ पर पॉज कर रहे हैं। हाँ, कल की डाउट क्लास का भी रिमाइंडर याद दिला दूं, अच्छा वो आपने याद दिला दिया। कल की डाउट क्लास आपको टाइमिंग याद है, टाइमिंग कितना होता है हमारा यूजुअल डाउट क्लास का टाइमिंग हमारा कितना होगा, 1 to 2। तो हम लोग कल मिलेंगे 1 to 2 डाउट क्लास के लिए। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम कल आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।